इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में डंजन को क्लियर करके जिन्वू बाहर आ जाता है और हो से कहता है कि कल वो बिजी है तो वो किसी भी रेड पर नहीं आ पाएगा। तो हो ने जो 3 गेट्स को रिजर्व करके रखा था उन्हें होल्ड करने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एक अजीबोगरीब सा सीन देखते हैं और चाय उस भयानक सपनों से जाग जाता है। वो कुछ पेपर्स को देखता है। जोजू आइलैंड पर अब जाने का समय लगभग हो चुका है। दूसरी तरफ रात को आन जिन से मिलने जाता है और खुद को व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर की तरह इंट्रोड्यूस करता है। वो जिन को ऑफर करते हैं कि जो भी उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन पे कर रहे हैं वो उसका डबल पे करेगा अगर वो व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करता है। तो आन को पूरा यकीन है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है तो वो उसकी ऑफर्स को कभी रिफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन तब भी जिन्वू उससे पूछता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग की कीमत क्या होगी। 50 बिलियन। यूजन कंस्ट्रक्शन मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग दे रही है और वो उसे सबूत भी दिखा रहे हैं। बिना हमारे सुपीरियर से बात करे मैं हमारी बिल्डिंग को ऑफर में नहीं दे सकता, तो हमारा आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। मैंने जल्दबाजी कर दी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे लगा? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तभी अचानक से वो गायब हो जाता है और आन देखता है कि उसके चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा है। इससे वो समझ जाते हैं कि जिन्वू के पास स्टील्थ स्किल है और इसलिए यूजन कंस्ट्रक्शन उसे इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जिन्वू उसे पीछे घूमने से मना करता है। मुझे तुम्हारे बारे में तब पता चला जब मैं सी रैंक गेट्स के बाहर के बारे में देख रहा था। तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा सेक्रेटरी। अगर इसके बारे में किसी और को पता लगा तुम दोनों मेरे पहले शिकार हो गए। मैं वादा करता हूँ हमारे अलावा यह किसी को नहीं पता लगेगा। जिसके जिन्वू उसके सामने आ जाता है। ये सी रैंक गेट्स को खरीदने की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ समय तक मुझे ऐसा ही करते रहना होगा। मैं समझ सकता हूँ, पर हमें नए बंदे को ट्रेन करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। चलो एक डील करते हैं। हमारे पास अभी 3 सी रैंक गेट्स हैं। मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, पर तुम्हें हर गेट के 300 मिलियन देने होंगे। ये सुन के वो शॉक हो जाता है। प्लीज आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? 200 मिलियन। इसके लिए जिन्वू तुरंत ही मान जाता है और दोनों की डील पक्की हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो आन को कहता है कि अपनी आंखें बंद करे और मुंह खोले, और वो उसके मुंह में एक हीलिंग पोशन डाल देता है। मुझे तुम पर यकीन है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। उसका असिस्टेंट आके पूछता है कि यहाँ हुआ क्या? जितना मैंने सोचा था यह मछली उससे भी बड़ी है। बाद में वो कंफर्म कर देता है कि उसे 600 मिलियन मिल गए हैं। हम तो इन गेट्स को वैसे भी छोड़ने वाले थे, आपने इनके 600 मिलियन कैसे लिए? पर जिन्वू कहता है कि ये एक सीक्रेट है। एंड दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर गिल्ड में आन को पता लगता है कि जिन्वू ने उसे चूना लगा दिया, क्योंकि अब कई सारे सेम गेट्स हैं जो कि 70 मिलियन से भी नीचे बिक रहे हैं। जिन्वू उसे मैसेज करता है कि ये मेरे ऊपर नजर रखने के लिए था, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आन समझ जाता है कि उसे जिन्वू से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए था, पर उसे इस बात की खुशी भी है कि उसे अब उसका कांटेक्ट नंबर मिल गया है। वहीं जिन्वू कहीं जा रहा है ताकि वो पता लगा सके कि यह जॉब चेंज क्वेस्ट आखिर है क्या। वो सिटी से बहुत दूर एक जंगल में जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि जॉब चेंज क्वेस्ट में आखिर क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेस्ट जैसा नहीं है। वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिफ्यूज कर सकता है और डिसाइड करने के लिए उसके पास पूरा टाइम है, यानी ये काफी खतरनाक होने वाला है। पर इसका मतलब यह है कि वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा, तो वो उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सामने एक दरवाजा खुलने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट अभी कंप्लीट नहीं किया था। कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा, और वो गेट के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ वो अपने बापू के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसका बड़ा भाई भी वहां पहुंच जाता है। डंजन के अंदर जिन्वू को पता लगता है कि वहां ना वो पोशन का यूज कर सकता है और ना ही रिकवर कर सकता है, और बिना क्वेस्ट को कंप्लीट किए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, यानी उसे अब बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक आर्मर टाइप बीस्ट है और जिन्वू एक झटके में ही उसे मार गिराता है। मजाक कर रहा था मैं, उसके अटैक से उस नाइट का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और जब वो नाइट उसके ऊपर हमला करता है वो उसके ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। वो फिर से अपने डैगर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यह भी उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। जिन उसके अटैक को डॉज करता रहता है। मैंने तुमसे भी बड़े बड़े आर्मर्स वाले एनिमीज को हराया है। जिसके बाद वो उसके साथ भी वही करता है जो कि उसने उस स्नैक के साथ किया था, और अपने हाथों से ही उसे तोड़ देता है। मैंने एक बार अपनी मेंटल स्ट्राइक स्किल वेस्ट कर दी, पर इसके बारे में तुम लोग मुझे ज्यादा तो सोचने ही नहीं दोगे, है ना? दूसरी तरफ हो के फादर उसके बड़े भाई से पूछते हैं कि उसके गिल्ड एस्टेब्लिश करने का एफर्ट कैसा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जितने भी एस रैंक हंटर से उसने बात की है सब ने उसे मना कर दिया। तो हो कहता है कि वो दूसरे कंट्री के हंटर से बात कर रहा है। वो समझ जाता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी जेसंग उससे कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम किसी सीक्रेट चीज पर काम कर रहे हो, पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, मुझे सब पता है। ये सब सुन के हो चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि जीसंग उससे ऐसा बात नहीं करता। अगर
उसे ये ना पता हो कि उसका पार्टनर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी तरफ जिनवू उन सभी नाइट्स को मारता ही जा रहा था। उसे पता है कि उसे जल्दी आराम करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो तभी कुछ सेंस करता है और एक और मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देता है। क्या इसने अभी अभी स्टील्थ स्किल का यूज किया? तभी उसके ऊपर एक मेज हमला कर देता है। आखिर ये कैसा जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं अपनी पुरानी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे अलग अलग एनिमी के लिए अलग अलग स्किल का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं नाइट्स को हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी ताकत का यूज करना है। स्टील्थ को मारने के लिए परसेप्शन चाहिए और मेज को हराने के लिए मुझे अपनी इंटेक्ट का यूज करना है। लेकिन जिनवू ने अपने उस स्टैट को ज्यादा बूस्ट नहीं किया था और उसकी थकावट भी अब बढ़ने लगी है। मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ चोई अपने टीम के साथ जोजो आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो गया है। वहीं डंजन में सभी मॉन्स्टर को हराने के बाद जिनवू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा लाइट वेट आर्मर है और साथ ही उसे कुछ और आइटम्स और पॉइंट्स भी मिले हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो आगे बढ़ जाता है कि सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलते ही उसे एक इतना खतरनाक ऑरा फील होता है। अंदर किसी तरह का सिंहासन है जिसकी रक्षा के लिए वहाँ एक नाइट आ जाता है। उसकी प्रेजेंस ऑरा उसे वही डंजन की याद दिलाने लगता है और बिल्कुल डबल डंजन वाले की तरह उसे डर महसूस होता है। एंड उस नाइट का नाम इग्रिस है जो कि डार्क रेड कलर में आ रहा था, यानी वो जिनवू से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। इग्रिस उसके ऊपर हमला कर देता है और जिनवू ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पिलर्स को मोमबत्ती जैसा काट सकता है। लेकिन आखिरकार जब उसके ऊपर एक अटैक लैंड होता है वो उसके आर्मर को स्क्रैच भी नहीं कर पाता। इग्रिस जब उसके ऊपर हमला करता है वो बड़ी मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि स्पीड में वो भले ही लगभग बराबर हो लेकिन ताकत में इग्रिस उससे कहीं ज्यादा आगे है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? मेरे वेपन्स तो उसके ऊपर हमला भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद वो अपने वेपन्स को इन्वेंटरी में वापस भेज देता है। लेकिन जिनवू हैरान हो जाता है जब इग्रिस अपने सारे वेपन्स को नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ चोई चेयरमैन को कॉल करता है और इसे इस ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तुम अपना ध्यान रखना। मुझे पहले से पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये मिशन सिर्फ थ्रेट लेवल्स को चेक करने के लिए होगा। हमें पता लगाना है कि आखिर वो अब कितना ताकतवर है। दूसरी तरफ डंजन में इग्रिस अभी भी उसकी कुटाई कर रहा है, वो भी बिना किसी वेपन्स के। वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और लात घुसे के उसके ऊपर बारिश कर देता है। किसी तरह वो उसके अटैक से बचकर साइड आ जाता है। मैंने उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे 500 HP कम हो गए। अगर मेरे पास वो आर्मर ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे हरा पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी डैश स्किल का यूज करने लगता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके किसी तरह उसे एक मुक्का मार देता है, लेकिन इसके बाद वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इग्रिस हर बार उसके अटैक्स को डॉज कर देता है। तभी इग्रिस उसे लात मार के दूर फेंक देता है, जिसके बाद उसे वो हवा से ही जमीन पर पटक देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिनवू हार नहीं मानता और वो दोबारा खड़ा होकर उसके ऊपर हमला करता रहता है। उसकी मेहनत आखिरकार काम आती है और वो उसके गर्दन पर एक जोर की लात मारता है, लेकिन उससे इग्रिस की सटक जाती है और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा बुरी तरह से हमला करने लगता है। वो बिल्कुल उसे वैसे ही मार रहा था जैसे मेरी माताश्री कपड़ों को धोती है। वो उसकी धुलाई करते करते उसे उसी की गद्दी के ऊपर फेंक देता है। जिनवू की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इग्रिस उसके पास जाता है और अपनी तलवार को समन करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिनवू अपने हाथों से ही उसकी तलवार को रोक देता है। मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। वो उसकी तलवार को दूर फेंक देता है और अपनी ब्लेड को समन करके उसकी आंखों में सीधा हमला कर देता है, जिसके बाद जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर इग्रिस को पीछे ढकेलने लगता है और उसे सीधा दीवार में दे मारता है। इग्रिस जिनवू का डैगर यूज करने लगता है, लेकिन वह तुरंत ही उसे अपने हाथों में समन कर लेता है। जिनवू उसकी गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन वो कट ज्यादा गहरा नहीं था, तो जिनवू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जितना भी स्किल्स होती है सारी स्किल्स का यूज करके उसके ऊपर हमला करता है और आखिरकार अब वो नाइट हंटर को हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद उसे नोटिफिकेशन आता है कि वह इस लड़ाई को जीत गया। हमारी ताकत और स्पीड दोनों में ही बहुत ज्यादा गैप था। मैं तो सिर्फ गलती से ही जीत गया। अगर मैंने एक भी गलती की होती तो मैं मर चुका होता। तभी जिनवू को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक है 1.5 मिलियन गोल्ड, दूसरा एस रैंक हेलमेट जो कि इग्रिस
इग्रिस ने पहना था वो डीमन कैसल की भी एस रैंक की थी ना, लेकिन इस तरह के गियर तो मुझे पहली बार मिले हैं। वो हेलमेट उसके स्टैट्स को बूस्ट कर देता है और डैमेज को 15% से भी कम कर देता है। उसे एक रीअवेकनिंग स्टोन भी मिलता है। रूलर हैंड स्किल के लिए उसका फाइनल रिवॉर्ड एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन है। मैं तो इसे अपने इन्वेंटरी में भी नहीं रख सकता, तो अब ये क्यों मिल रहा है? ये जब मैंने बॉस को हरा दिया। क्या अब भी जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है? तभी उसके पीछे दर्जन भर पोर्टल्स खुल जाते हैं। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू होता है। अब उसे जितनी देर हो सके उतनी देर सरवाइव करना है ताकि वो एडवांसमेंट पॉइंट को इकट्ठा कर सके। जितने ज्यादा उसके पास पॉइंट्स होंगे उतने ज्यादा उसे हायर क्लास मिलेंगे। फिर उसके सामने नाइट्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई की टीम जेजू आइलैंड के लिए हेलीकॉप्टर पर बैठकर निकल जाती है। वहीं डंजन में जिन्वू उन सभी नाइट से लड़ता रहता है, लेकिन क्योंकि पोर्टल से मॉन्स्टर्स आते रहते हैं तो वो काफी ज्यादा थक जाता है। तो वो अपनी स्टील्थ स्किल का यूज करता है और एक जगह जाके छुप जाता है। मुझे बस अपने माना को मैनेज करना है और मैं जितनी देर चाहूँ यहाँ पर सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है क्योंकि एक मैच उसके स्टील्थ को तोड़ देता है और उसे फिर से उन सभी से लड़ना पड़ता है। लड़ते वक्त एक नाइट उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे एक ही लात मारने के बाद वो सोचने लगता है कि अब उसका यहाँ रहना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो जैसे ही टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करता है, एक नाइट उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और सभी नाइट उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्वू उन सभी नाइट्स को पीटने लगता है और अब उसके पास बाहर जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। सरवाइव करने का उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इन सभी चिमकांडियों को मारना। तो वो फिर से उनकी कुटाई करने लगता है, लेकिन उसकी सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं है क्योंकि उसकी थकावट लगातार बढ़ती ही जा रही है और वो अब ना ही तो स्टील्थ स्किल का यूज कर सकता है और ना ही मर्डर असिस्टेंट का। लेकिन वो हार नहीं मानता और उन सब से लड़ता रहता है। मैं हमेशा से कमजोर रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ कैसा लगता है, पर मैंने तब भी कभी हार नहीं मानी। ये पहले से बिल्कुल अलग नहीं है और मैं आज भी हार नहीं मानूंगा। उसकी दिल की धड़कन लगातार बढ़ती जाती है। तभी मॉन्स्टर्स उससे बात करने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो वीकेस्ट हंटर है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसे हर डंजन में एडमिट होना पड़ता है। तभी उसके सामने जूही और सॉन्ग आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अब उसे आराम की जरूरत है, उसे अब लड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद जिन्वू की पुरानी छवि आ जाती है। तुम पहले से बहुत आगे आ गए हो, इतना काफी है। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। तुम इतने लंबे हट्टे कट्टे कब हुए? लेकिन ये सारे बदलाव सिर्फ ऊपर से हैं, अंदर से तुम अब भी वही जिन्वू हो और आज तुम फिर से मरने वाले हो। तुम हमेशा ही एक ई रैंक हंटर रहोगे। तुम एक ड्रीमर हो जिसे इस दुनिया में कभी अपनी जगह के बारे में कभी पता ही नहीं लगा। तभी जिन्वू एक नाइट के हमले को डॉज करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उससे नहीं बच पाता क्योंकि एक बड़ा सा नाइट पीछे से आकर उसके सर को जमीन में मार देता है। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। तुमने ही कहा था ना कि तुम रेडी हो, तुम यही डिजर्व करते हो। क्या मैं सच में नहीं बदला क्या? मैं अब भी वही जिन्वू हूँ। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं की है, तो अब उसकी पेनाल्टी शुरू हो जाएगी। लगता है लक भी एक स्किल है। लगता है वो लोग तुम्हें मरने नहीं देना चाहते। चलो फिर दोबारा मिलते हैं। उस नाइट के हमले करने से पहले ही जिन्वू इस पेनाल्टी जोन में पहुंच जाता है। अपने स्टेमिना को रिकवर करने के लिए जिन्वू कुछ पोशन पीता है, लेकिन जब वो पोशन पीता है उसे नोटिफिकेशन आता है कि वो कुछ ज्यादा ही टूट फूट गया है। अगर वो रिकवर होना चाहता है तो वो नेचुरली हील हो या तो लेवल अप करे। उसी वक्त वहाँ वही सेडी प्रीज आ जाता है और जिन्वू उससे लड़ने लगता है। जब तक कि मैं मर नहीं जाता, ये दर्द मुझे सिर्फ और ताकतवर बनाएगा। दूसरी तरफ जिना देखती है कि उसका भाई अभी तक वापस नहीं आया था और उसे लगता है कि शायद उसे कोई लड़की मिल गई होगी। नहीं, ऐसा तो क्या ही होगा, बस वो पेरेंट टीचर मीटिंग पर आ जाए। वहीं पेनाल्टी जोन में जिन्वू ने उन सभी मॉन्स्टर को हरा दिया है जिनसे वो किसी वक्त पर डरा करता था और लेवल अप करके अपनी सारी हेल्थ को रिकवर भी कर लिया है। पेनाल्टी जोन में अब उसके पास 10 मिनट बचे हैं, तो वो शॉप में जाकर नाइट किलर डैगर खरीदता है। इससे वो आर्मर को 25% ज्यादा डैमेज कर सकता है। इग्रिस का लड़ाई के बाद जो उसे रोलर हैंड की स्ट्रेंथ मिली थी वो उसका यूज करता है। इससे उसे एक्टिव स्किल रोलर हैंड मिलता है जो कि बिल्कुल भी माना यूज नहीं करता और इस स्किल का यूज करके वो बिना चीजों को छुए मूव कर सकता है। और फिर उसे याद आता है कि इग्रिस ने इसे अपनी स्वॉर्ड पर यूज किया था। जिन्वू उसे ट्राई करता है पर उसे पता लगता है कि अभी के लिए बड़े ऑब्जेक्ट को इससे मूव नहीं कर सकता। इसके बाद टाइम खत्म हो जाता है और जिन्वू वापस से डंजन में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो सभी
सभी हंटर जेजू आइलैंड के काफी करीब आ गए हैं। पायलट चाय को बताता है कि पानी के अंदर कई माना सोर्सेस हैं और जो चीज चाय देखता है वो देखकर वो हैरान हो जाता है। डंजन में अपने नाइफ किलर डैगर का यूज करके वो आसानी से उन नाइट्स को हरा रहा था, लेकिन उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं तो नाइट्स को मारते जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा। वो मेजेस क्या कर रहे हैं? वो तो मुझ पर हमला भी नहीं कर रहे हैं, बस खड़े हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो मेजेस नाइट को यहाँ समन कर रहे हैं। यह चीज समझते ही वो जाकर एक मेज पर हमला कर देता है और जैसे ही वो मेज मरता है कई सारे नाइट्स अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं और अब उसे बस 5 और मेजेस को मारना था। वो अपने रूलर हैंड का यूज करके अपने दूसरे डैगर को भी अपने पास बुला लेता है और अपने नेक्स्ट अटैक से एक और जादूगर को मार देता है और उसके बीच जो भी नाइट्स आते हैं वो उन्हें भी काटता जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने रूलर हैंड का यूज करता है और एक और मैच को खत्म कर देता है और अब बस 3 मेजेस बचे थे, लेकिन वो अपने पावर्स को कंबाइन करते हैं और सभी नाइट्स को इकट्ठा करके एक बड़ा सा गोलम बना देते हैं। लेकिन जिनवू उसके ऊपर चढ़ जाता है और थोड़ी देर के लिए वहीं पर उसे बांध देता है। इन गधों ने क्या सोचा था कि एक बड़ा टारगेट मुझे ज्यादा देर तक रोक पाएगा? तुम तीनों गलत थे। एक बड़ा टारगेट नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे टारगेट्स मेरा रास्ता रोक सकते थे। और जिनवू सी मेजेस को हराने में कामयाब होता है, पर वो गोलम अभी भी जिंदा था। लेकिन अब जिनवू की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उस गोलम को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे वो सभी मॉन्स्टर्स हार जाते हैं और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा कर लिया है और वो अब एक एडवांस क्लास चुन सकता है। लेकिन जिनवू को चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके सामने नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आती रहती है जहाँ पे लिखा था कि जो भी प्लेयर जाएगा उसके पीछे एंजल ऑफ डेथ आएगी। चाहे वो कोई भी रास्ता चुने, उसका रास्ता लाशों और खूनों से भरा होगा। प्लेयर्स को बहुत ज्यादा पावर चाहिए और वो उसे हासिल भी करता है, वो भी बिना किसी के मदद के। शेडो आर्मी उसे फॉलो करेगी और उसे पता चलता है कि नेक्रोमेसी है। नेक्रोमेसी एक ऐसी एस क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को अपने सर्वेंट की तरह यूज करते हैं। मैं तो एक असैसियन हूँ, अगर मैं नेक्रोमेसी बन गया तो मेरी सारी स्किल्स और ताकत दोनों खत्म हो जाएगी। तो वो इस क्लास को डिक्लाइन कर देता है। तभी उसे बताया जाता है कि नेक्रोमेसी एक हिडन क्लास है और फिर सिस्टम उससे पूछता है कि क्या अब भी आप उसे डिक्लाइन करना चाहते हैं? जिनवू अब सोचने लगता है अगर ये कोई हिडन क्लास है तो क्या इसका मतलब मुझे कोई स्पेशल पावर मिलेगी? काश मेरे पास किसी नेक्रोमेसर का एग्जाम्पल होता। एक सेकेंड, ये तो मेजेस ने जो समन किया था नेक्रोमेसी उसी की तरह ही है ना? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। यहाँ जो भी हुआ वो सिस्टम ने प्लान किया था। जो भी हो, ये इंटरेस्टिंग है। मेजेस स्ट्रांग नहीं होते पर मैं तो हूँ और कोई भी रूल्स में ये नहीं लिखा कि मेजेस खुद सामने जाकर नहीं लड़ सकते। अगर क्लास स्टैट की तरह है तो जब मैं लेवल अप होऊंगा तो वो भी लेवल अप होंगे और मेरी शेडो आर्मी भी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जिनवू अब एक्साइटेड हो जाता है कि अब सोलो लेवलिंग अब सोलो नहीं बचेगा और वो इस क्लास को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो चारों तरफ से किसी डार्क पावर से घिरने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस बेस पर सिस्टम उसे बोनस पॉइंट्स देने लगता है। क्योंकि वो सर्वाइवर टाइम से भी ज्यादा देर तक रुका रहा तो उसकी एडवांसमेंट पॉइंट क्लास थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा होती है। जिनवू की पावर्स बढ़ती जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो नेक्रोमैंसर से शेडो मोनार तक पहुंच गया है। उसे यूनिक क्लास भी मिला है और 10 एबिलिटीज पॉइंट भी। क्या क्वेस्ट कंप्लीट हो गया? तभी उसे लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उन लोगों से आ रही थी जो कि दर्द में थे। जिनवू को अब उन मॉन्स्टर में शेडो जैसी चीज दिखाई दे रही थी और वो अपनी स्किल शेडो अट्रैक्शन उनके ऊपर यूज कर सकता था। उसे पहले एक कमांड वर्ड चूज करना होगा तो वो अराइज चूज करता है। जैसे ही जिनवू ये कहता है उसके शेडो आर्मी के पहले मेंबर्स उसके सामने आते हैं। शेडो अट्रैक्शन के साथ साथ उसके पास शेडो स्टोरेज नाम की भी स्किल है। शेडो अट्रैक्शन का वो अपने माना का यूज करके वो शेडो सोल्जर बना सकता है और शेडो स्टोरेज से वो अपने सोल्जर को स्टोर कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। उसे बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सट्रैक्शन फेल भी हो सकती है। उसके टारगेट के स्ट्रेंथ और मौत से बीते हुए समय बेस पर जिनवू देखता है कि उसके नाइट्स और मेज दोनों ही समन कर लिया है और उनके रैंक्स भी अलग अलग हैं। एक सेकंड, क्या मैं एस रैंक शेडोस को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और क्या वो शेडो बनने पर उतने ही ताकतवर होंगे? जिनवू इग्रिस के पास जाता है और उसे पता लगता है कि एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। इग्रिस को रखने के लिए वो 11 सोल्जर्स की एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है क्योंकि शेडो स्टोरेज में अब भी लिमिट है। वो इग्रिस के सामने अराइज कहता है। उसके बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है जो कि जिनवू को भी धक्का दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर में एक मैसेज आता है कि एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। अब जिनवू के पास सिर्फ 2 और ट्राई बचे हैं, लेकिन उसका दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। वही हंटर एसोसिएशन टावर में गोटो वो से कह रहा था हंटर्स अपने पावर्स को नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वो रीअवेकिंग ना हो, इसलिए वो अपने कॉम्बैट स्किल को ट्रेन करते हैं और भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करते हैं। डंजन में जिनवू इग्रिस से बात कर रहा था। तुम क्या यहाँ पर अपने किंग का इंतजार कर रहे हो?
क्या तुम्हें यकीन है कि वो वापस आएगा? इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो, तुम्हारी तलवार दुश्मन की गर्दन काटने के लिए है। तुम कब तक एक खाली थ्रोन की रक्षा करोगे? अगर तुम अपनी तलवार किसी को डेडिकेट ही करना चाहते हो तो मुझे सर्व करो। राइस, इस बार उसकी शैडो अट्रैक्शन सक्सेसफुल होती है और इग्रिस शैडो से बाहर आ जाता है और जिन्वू को उसका नाम रखने के लिए कहा जाता है। वो उसका नाम इग्रिस ही रखता है। इसी दौरान गोटो कह रहा था, रीअवेकिंग हर दिन होती रहती है। मुझे यकीन है कि एक दिन कोई ऐसा हंटर आएगा जो कि हमारे सारी उम्मीद को तोड़कर आगे बढ़ जाएगा और सभी हंटर्स को गाइड करेगा। इसी दौरान जिन की सारी शैडो आर्मी उसके सामने झुक जाती है। दूसरी तरफ सारे हंटर जेजू आइलैंड पर पहुंच गए हैं। मिस्टर चोई एक एंट को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वो इवॉल्व हो रहे हैं और उनके पंख आ चुके हैं। तो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 यहीं खत्म होता है। मैं इसका सीजन 2 जल्द ही लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।